हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग पीरियड टेबल का फोर्थ लेक्चर पढ़ेंगे। और आपको बताया था हमने इससे पहले तत्वों का विवरण और वर्ग का विवरण। तत्व के बारे में पढ़े थे, 7 आवर्त है, आवर्त के बारे में, और किस आवर्त में किस पीरियड में कितने तत्व आते हैं, उसका नाम क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ रहे थे। इसके बाद हम लोग उसके आगे वर्ग का विवरण पढ़े। ठीक है, तो वर्ग का विवरण में जाने 18 वर्ग है, उसमें सभी तत्व वर्गों के बारे में विवरण समझे। उसी तरह से ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। आपको हमने ब्लॉक का निर्धारण बता दिया, कौन तत्व किस ब्लॉक में आता है ये निकालने के लिए आपको बता दिया था। जैसे आपको बताया कि जो ब्लॉक का निर्धारण होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से होता है। किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में जाता है वही ब्लॉक हो जाता है। जैसे नाइट्रोजन 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 होता है। तो नाइट्रोजन का टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 7वां इलेक्ट्रॉन, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां इलेक्ट्रॉन यहाँ पी में गया है, इसीलिए नाइट्रोजन पी ब्लॉक का तत्व होगा। ऐसे निर्धारण होता है, इसका वीडियो पहले बना दिया गया है। चलिए अब हम आते हैं डायरेक्ट ब्लॉक। हेडिंग में रहा है ब्लॉकों का विवरण, पीरियड टेबल लगा हुआ है बगल में, इसका बहुत ही सही से लगा दिए। जो ब्लॉक है, सबसे पहले ब्लॉक का विवरण में डैश डैश कुछ लिखना है। पहले लिखना चाहिए कि आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक में बांटा गया है, ये बात लिख देना है। और फिर नीचे हेडिंग में लिखेंगे पहला एस ब्लॉक के तत्व के गुण, एस ब्लॉक के तत्व के गुण पहले ये पढ़ेंगे। एस ब्लॉक के तत्वों के गुण क्या क्या होते हैं, पहले ये पढ़ेंगे। देखिए एस ब्लॉक के तत्व में आपको समझना है, ये एस ब्लॉक आपको यहाँ दिखाई देगा, थोड़ा जूम करना पड़ेगा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है यहाँ, एस ब्लॉक के तत्व। एस जैसे ही बात आता है तो एस कक्षा आपको समझना है। इसमें हम समझते हैं कि एक कक्षा एक ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जाने का जगह है, समझना है, स्पेस 2 ही इलेक्ट्रॉन का है। इसीलिए जो एस है उसमें 2 वर्ग आता है। जब एस में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन तो इसमें जाएगा ही नहीं। इसीलिए जो एस ब्लॉक है इसमें 2 वर्ग आता है, वर्ग 1 और वर्ग 2। वर्ग 1 और 2 जो है वो एस ब्लॉक आता है। ये जो एस ब्लॉक के तत्व हैं इनका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझना होता है। इसका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 to 2, ऐसे ns1 to 2। मतलब ये अंतिम में, अंतिम के एस में, अंतिम कक्षा के एस में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब समझना है। इसके बाद हमें समझना है आगे कि जो एस ब्लॉक के तत्व हैं ये कौन कौन से गुण रखते हैं, ये समझना है। एक एक करके गुण पढ़ेंगे। एस ब्लॉक अभी तक आपको समझना है कि एस ब्लॉक में वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व आते हैं। 2 ही वर्ग इसलिए आता है कि एस का क्षमता 2 ही है, 2 ही इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है, इसीलिए 2 ही वर्ग आते हैं, 1 और 2। इसमें कुछ प्रमुख गुण के बारे में पढ़ेंगे इसका। तो प्रमुख गुण में यह आएगा कि जो एस ब्लॉक का तत्व है उसमें हाइड्रोजन को छोड़कर सिर्फ हाइड्रोजन ये अधातु है और बाकी सभी धातु हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी धातु हैं, जितना भी है। आपको बताने के लिए जनरली हम बताया था कि जो अम्ल लगा होता है वो धातु होता है, सब में अम्ल लगा हुआ है, फ्रांसियम, सीजियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, बोरोन को नहीं है, सोडियम, सब में अम्ल, सभी धातु हैं हाइड्रोजन को छोड़कर। पहला गुण ये हुआ। दूसरा ये समझना है कि ये जो एस ब्लॉक के तत्व है जो इसमें धातु है हाइड्रोजन को छोड़कर के, वो सभी धातु उच्च विद्युत धनात्मक होते हैं, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी प्रॉपर्टी होता है इसमें। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे धातु हैं, विद्युत धनात्मकता का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का, इलेक्ट्रॉन त्यागने का।
तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण है वो इन तत्वों में बहुत हाई होता है, बहुत उच्च होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। इस ब्लॉक के जो तत्व हैं, जो धातु हैं, हाइड्रोजन को छोड़ करके, उनका विद्युत धनात्मकता का मान उच्च होता है। ये समझना। अगला ये समझना है कि जो इस ब्लॉक के तत्व हैं उनका संयोजकता क्रमशः 1 और 2 होता है। किसका 1 है? तो ये बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, NS1 है, मतलब NS1 रहेगा या NS2 रहेगा। तो जिनका NS1 बाह्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इनका संयोजकता 1 होगा, और जिनका NS2 होगा तो संयोजकता 2 होगा। ऐसे समझना है। तो जो इस ब्लॉक के तत्व हैं उनका संयोजकता 1 या 2 होता है। ऑक्सीकरण संख्या तो समझते परिवर्तनशील होता है, लेकिन इनका ऑक्सीकरण संख्या अस्थायी लगभग होता है। 1 और 2 अस्थायी है। जो पहले वर्ग के तत्व हैं उनका 1 होता है, दूसरे वर्ग का 2 होता है। आगे हमें समझना है कि जो इस ब्लॉक के तत्व हैं इनका जो यौगिक बनता है, इनका यौगिक क्या बनेगा? NaCl बनेगा, K2O बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ऐसे। तो जितने भी वर्ग इस ब्लॉक के तत्व हैं, तो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनका जो यौगिक बनता है वो यौगिक आयनिक प्रकृति का होता है। आयनिक यौगिक कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। और ये धातु है, हमने कहा कि उच्च विद्युत धनात्मक धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके आयन बनाते हैं, तो जब ये आयन में परिवर्तित हो जाएंगे तो आयनिक यौगिक बनेगा। तो मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, आयन बना लेते हैं, इसीलिए इनके द्वारा बनने वाला जो यौगिक होता है वो आयनिक प्रकृति का होता है, आयनिक नेचर का होता है। चलिए यही सब आपको लिखना है। इस ब्लॉक के तत्व के गुण में डैश देके पहले लिखना है। इस ब्लॉक के तत्व में वर्ग 1 तथा वर्ग 2 के तत्व शामिल हैं। इन तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये लिखना है, NS1 to 2, ऐसे NS1 से 2 होता है। इनके प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। हाई के बाद डैश दे करके और पहला लिखना है, हाई के बाद डैश देके इसको हाई के बाद डैश देके लिखना है। पहला जो आपको बता दी उसी को जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, आप वीडियो को रुक रुक करके लिख लेंगे। पहला लिखना है, इस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़कर शेष सभी धातुएं हैं। जो आपको बताया ये हाइड्रोजन छोड़कर बाकी सभी धातु हैं, अम्ल लगा हुआ है। दूसरा, सभी धातुएं उच्च विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती हैं। तीसरा, इन तत्वों का संयोजकता क्रमशः 1 एवं 2 होते हैं। अगला लिखना है, इन तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या +1 तथा +2 अस्थायी होता है। नेक्स्ट लिखेंगे, इन तत्वों के यौगिक आयनिक प्रकृति के होते हैं, आयनिक प्रकृति के होते हैं। अगला, इस ब्लॉक में उपस्थित पहले वर्ग के तत्वों को क्षारीय धातु तथा दूसरे वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ये पहले भी आपको बता दिए। चलिए ये इतना बात इस ब्लॉक के बारे में हो गया। आगे आपको समझना है पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक के बारे में आप समझिए। हेडिंग देना है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक वैसे ही है, कौन तत्व पी ब्लॉक में होगा? तो जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षा में जाएगा, पी ब्लॉक का तत्व होगा। पी ब्लॉक के पहले समझना है आपको कि जो पी ब्लॉक के तत्व है वो पी, जैसे इसमें समझ रहे वैसे समझना है। पी जो है इसका पी कक्षा में 3 कक्षक होते हैं। पी कक्षा में 3 ऑर्बिटल होते हैं। आप पहले समझते थे 1 2 3 ऐसे, और एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी 2 होता है, तो टोटल पी का कैपेसिटी 6 होगा। 6 इलेक्ट्रॉन का क्षमता होता है पी का। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक करके जाएगा तो 6 बार जाएगा।
मतलब ये कि जिस तरह से एस में 2 इलेक्ट्रॉन के कारण 2 ही वर्ग शामिल था इस ब्लॉक में, वैसे ही पी ब्लॉक में कितना वर्ग शामिल होगा? 6 वर्ग शामिल होगा। पी ब्लॉक में कितना वर्ग शामिल होगा? 6, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी 6 है। इसका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इस तत्व का NH2, अंतिम एस में 2 इलेक्ट्रॉन और उसी के पी में, अंतिम पी में 1 to 6 इलेक्ट्रॉन होगा। 1 to 6 इलेक्ट्रॉन होगा। अंतिम एस में 2 और उसी कक्षा के पी में 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन होगा। ये 1 से 6 तक 6 बार इलेक्ट्रॉन जाएगा, वही 6 वर्ग इस ब्लॉक में आएगा। कहां से आता है? 13 से आता है। 13, 14, 15, 16, 17 और 18। यहां से देखिए 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये जो तत्व है, इनका ये 13 से 18 तक ये पी ब्लॉक के तत्व है या पी ब्लॉक लिखा हुआ है। 6 वर्ग के में इसका कारण हमने बता दिया। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है ये बता दिए। सबका, सभी तत्वों का यही होगा। पी ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक पूरी तरीके से बाएं पक्ष में, पी ब्लॉक दाएं पक्ष में। यहाँ एस ब्लॉक था, यहाँ पी ब्लॉक। ये जो दायां पक्ष है पीरियड टेबल का, ये धातुई गुण वाले हैं। बताया गया कि ये कुछ धनात्मक होते हैं, काफी अधिक धातुई गुण रखते हैं, ऐसा समझना है। और जो अपोजिट उस साइड में सीधे चले गए दाहिने भाग में, मतलब पी ब्लॉक का तत्व है, वो अधातु प्रकृति का होता है। सबसे ज्यादा अधातु वही होते हैं। अब बीच वाले हो गए धातु और अधातु के बीच, तो आप बाकी बीच के तत्वों को इसीलिए संक्रमण तत्व भी कहते हैं। धातु से व धातु से संक्रमित है, छुआछूत जैसा जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, इसलिए इसको संक्रमण तत्व भी कहते हैं पी वाले को। उसका आगे हम चर्चा करेंगे। तो पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उसमें वर्ग 13 से 18 तक के वर्ग तत्व आते हैं। और ये जो तत्व है इसमें इनका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिया गया। 13 से शुरू होता है। नहीं, क्या क्या गुण है इसका, एक एक करके इसका गुणों का अध्ययन करेंगे हम लोग। चलिए, तो इस ब्लॉक में पहले ये मैथ लिख लिखना है, सॉरी पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में वर्ग 13 से 18 तक के तत्व आते हैं। वर्ग 13 से 18 तक के तत्व आते हैं। इन तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये वाला लिखना है, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। NH2 अंतिम एस के दो इलेक्ट्रॉनों का अंतिम एस उसी कक्षा के पी में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन। बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 Np 1 to 6 होता है। इन तत्वों के गुण इस प्रकार है। के बाद समझिए क्या क्या है। जैसे पहला दूसरा ऐसे करके लिखेंगे। पहला तो ये आपको समझना है कि इस वर्ग में वर्ग 13 से 18 तक के तत्व आते हैं। इस वर्ग में वर्ग 13 से 18 तक के तत्व आते हैं। खास बात है कि ये ऐसा वर्ग है, मिश्रण है पूरा, सॉरी वर्ग बोल रहे हैं, ब्लॉक। ये पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें सभी तत्वों का मिश्रण, तत्व 3 प्रकार के, धातु, धातु और उपधातु। इसमें इधर वाले जो है ये बाउंड्री लाइन, ये जो दिख रहा है ऐसे सीढ़ी जैसा, ये बाउंड्री लाइन है। ये सब जो है ये हैं मेटालर्स, उपधातु है ये वाले। ये केसरिया टाइप का जो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये उपधातु है। नहीं, और इससे इधर जाइएगा सब अधातु है। सब क्या है? अधातु है। इधर सब धातु है। तो इसमें मिश्रण हो गया, अधातु, उपधातु और धातु। मतलब ये ऐसा वर्ग है, ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु भी आता है, अधातु भी आता है और उपधातु भी आता है। लेकिन मुख्य रूप से धातु तो सबसे ज्यादा गुण वाला इधर है। इधर भी धातु है, बिस्मथ धातु है, टीन धातु है, लेड धातु है, लेकिन जो धातुई गुण होता है, जो मैक्सिमम धातुई गुण होता है, अधिकतम धातुई गुण होता है, वो इनमें होता है इधर। लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा धातु वाला गुण इधर भी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पी ब्लॉक है
ये तत्वों का मिश्रण है, तो अधातु भी है। सारा धातु यही है, सारा धातु यही है, कुछ धातु भी है, ऐसा समझना। तो सबसे पहला पढ़ लिखना है, पहला तो आप लिखिए कि वर्ग 15 पी ब्लॉक में वर्ग 13 से 18 तक के तत्व आते हैं। दूसरा लिखना है आपको, पी ब्लॉक में अधातु, उपधातु तथा धातु तीनों प्रकार के तत्व शामिल हैं, तीनों प्रकार के तत्व शामिल हैं। इसके बाद आपको समझना है, देखिए इधर ये जो तत्व है, इन पहला तो ये समझना आपको कि ये पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, और ये जो तत्व है नाइट्रोजन का तो संयोजकता फिक्स है, तीन होता है, लेकिन फास्फोरस को वेरिएबल्स वैलेंसी ये शो करता है, परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करता है। जैसा आपको बताया कि उत्तेजित अवस्था फास्फोरस जो है वो 3 भी संयोजकता प्रदर्शित करता है और 5 भी, सल्फर 2, 4, 6, क्लोरीन 1, 3, 5, 7 इतना तरह है। मतलब ये इसका संयोजकता परिवर्तनशील है तो ऑक्सीकरण संख्या भी परिवर्तनशील होगा। कहने का मतलब ये है कि जो पी ब्लॉक के तत्व हैं उनका संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या दोनों परिवर्तनशील होता है। अगला ये बात समझना है कि जो पी ब्लॉक के तत्व हैं ये यौगिक बनाएंगे, जैसे इस ब्लॉक में आपको बताया था कि इस ब्लॉक जो यौगिक बना था वो आयनिक प्रकृति का होता है, लेकिन इसका जो यौगिक बनेगा वो सहसंयोजक प्रकृति का होता है। जैसे सल्फर SO2 बनाया, फास्फोरस PH3 बनाया, नाइट्रोजन N2O बनाया, ये सब सहसंयोजक प्रकृति का है। कैसा गुण होता है इसका? सहसंयोजक प्रकृति, इलेक्ट्रॉन के साझा से बंधन बनता है, इसीलिए इसको सहसंयोजक बंधन कहते हैं। अगला गुण आपको ये समझना है कि इसके जितने भी ऑक्साइड हैं, इन तत्वों के ऑक्साइड जैसे SO2 हो गया, CO2 हो गया, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आप पढ़े होंगे कि धातु का ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है। अब कोई ये चर्चा नहीं करेगा कि सब कुछ धातु भी आता है तो उसका ऑक्साइड अम्लीय होगा, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है क्योंकि धातुई गुण वाले तत्व में कम है और धातुई गुण है भी वो बहुत कम गुण है, नहीं तो उसका गुण क्षारीय होगा, दुर्बल क्षारीय होगा अलग बात है, लेकिन वर्ग 15 को आप जब समझेंगे तो उसको जैसे इस ब्लॉक में क्या समझे हम लोग तो धातु है, वैसे पी ब्लॉक में अधातु ही समझना है, मेन उसमें अधातु है। इसके ऑक्साइड जो अम्लीय होते हैं। इसके आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें तो नाम ऐसे बता ही दिए हैं आपको, 15 वाले को निकोजेंस कहते हैं, 17 वाले को हेलोजन बोलते हैं, 16 वाले को चैल्कोजेंस बोलते हैं, 18 में जो है वो इनर्ट गैस है, प्रिय गैस है, उत्कृष्ट गैस है, ऐसे नाम से भी जाना जाता है। ऐसे एक एक करके हम लोग गुण जो है वो लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको समझाएंगे लास्ट में आपको फोटो दिखा देंगे, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। तो ये हो गया पी ब्लॉक, जो गुण हम समझाएंगे वही रहेगा वहाँ, मतलब वहाँ में सारा समझाया हुआ रहेगा, ये समझाया। इसके बाद इसमें तो सारा बात हो गया। तीसरा डी ब्लॉक के बारे में हेडिंग देना है, डी ब्लॉक के तत्व के गुण, डी ब्लॉक के तत्व के गुण। डी ब्लॉक जो है तीसरा डी ब्लॉक के तत्व ये देखिए, डी ब्लॉक जिस तरह से एस में 2 कक्षक होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी होता है, इसलिए उसमें 2 वर्ग शामिल था, पहला और दूसरा। पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन, पी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी होता है, इसीलिए पी ब्लॉक में 6 वर्ग आया। डी ब्लॉक का कैपेसिटी कितना होता है? डी का कक्षक 5 होता है, तो जब कक्षक 5 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी 10 होगा। तो जब डी का 10 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है तो इसमें कितना वर्ग आएगा? 10 वर्ग आएगा। तो 10 वर्ग जो आएगा वो ये देखिए यहाँ से आता है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? टोटल 18 वर्ग होता है, टोटल 18 वर्ग होता है, तो टोटल 18 वर्ग है। तो इसमें से पहला दूसरा इस ब्लॉक में आया, फिर 13 से शुरू हुआ, 13, 14, 15, 16, 17, 18 टी ब्लॉक में,
1 2 और 13 से जो बच गया वो क्या बच गया 3 से लेकर के 12 तक। तो ये जो 3 से लेकर के 12 तक के तत्व है वही डी ब्लॉक में आते हैं 10 वर्ग। मतलब पी एस में 2 पी में 6 6 2 8 और 10 इसमें 18 वर्ग पी है। बोले ए ब्लॉक कहाँ जाता है? ए ब्लॉक के लिए अलग वर्ग नहीं है, जो तीसरे वर्ग हैं ए ब्लॉक के सभी तत्व, ये ब्लॉक के नीचे वाला बताएंगे इसके बारे में। ए ब्लॉक का जो तत्व है वो सब तीसरा वर्ग में आता है, वर्ग उसका फिक्स है। वो वर्ग निकालने के लिए बताते हैं उसमें भी लिखवा दिए। तो डी में जो है वो इसका 10 से लेकर कौन का कैपेसिटी है, इसीलिए इसमें 10 वर्ग आते हैं। वर्ग 3 से लेकर के सॉरी 3 हाँ ठीक है 3 से लेकर के 12 तक के तत्व आते हैं। ये सभी लगभग इनका जो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 N-1D 1 to 10, ठीक है। NS2 1 2 अंतिम एस, अंतिम कक्षा मतलब अंतिम हम जो बोलते हैं वो अंतिम कक्षा है। अंतिम कक्षा के एस में 1 से 2 का मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। और n-1 का मतलब ये कि जिस कक्षा का एस रहेगा, जैसे 4s रहेगा, उससे n-1 एक पहले वाला है। यदि ये 4s रहेगा तो 3d होगा, यदि ये 5s रहेगा तो ये 4d होगा। n-1 का मतलब है कि इसमें से एक घटा देना है, मतलब जिस कक्षा का s रहेगा उससे एक पहले वाले कक्षा का d रहेगा और उसमें इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 10 तक रहेंगे, 1 से लेकर के 10 तक रहेंगे। अपवाद स्वरूप कहीं कहीं होता है तो हमेशा 2 नहीं रहता है, कहीं एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जैसे क्रोमियम का, कॉपर का, या आगे 41 सुपर में जाते हैं तो ऐसा मिलता है। तो इनका जो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NS1 to 2 N-1 into D 1 to 10 होता है। बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर्ड में कई बार डायरेक्ट पूछता है कि डी ब्लॉक तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन है, ऑप्शन देगा पी ब्लॉक का, डी एफ ब्लॉक का। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आपको अच्छे से समझना है। इसके बाद माइक थोड़ा गड़बड़ रहा है, इसमें चार्ज करना पड़ेगा। चलिए, तो डी ब्लॉक के बारे में आपको ये बता रहे थे, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। और जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के जो तत्व है सबको संक्रमण तत्व, संक्रमण का मतलब है, संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व का मतलब छुआछूत, कनेक्टेड से लेकर, जुड़ाव से लेकर के। ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में, एस ब्लॉक प्योर धातु, प्योर अधातु, तो धातु अधातु के बीच में है, इनका गुण इनके बीच का ही होता है। तो ये दोनों तरफ से घेराए हुए हैं, सटे हुए हैं, कनेक्टेड हैं, इसीलिए इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। और इनके अंदर भी एक ब्लॉक का तत्व होता है, इसीलिए इसको आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। कुछ संक्रमण नहीं होता है वो अलग से पढ़ लिया जाएगा। इसी वजह से गुण समझना क्या क्या गुण है इसका। तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, देखिए अभी हम समझा रहे हैं, जैसे डी ब्लॉक समझा दिखा देंगे वो क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक का क्वेश्चन लिखवा देना, जो भी हम दिखा देंगे। आपको पहले लिख लेना है, फोटो दिखाएंगे आपको, और लिखने के बाद ये सब समझना है आपको, ठीक है। तो आपको गुण ये समझना है कि ये जो तत्व है ये उच्च परमाणु द्रव्यमान वाले हैं, हार्ड होते हैं ये धातु, डी ब्लॉक के जो धातु है। तो सभी धातु ही होते हैं, और ये धातु भारी धातु होते हैं, हार्ड भी होते हैं। हार्ड मतलब कठोर होते हैं। तो इनका जो गलनांक है वो ऊंच होता है, गलनांक और क्वथनांक ऊंच होता है। जैसे आयरन है, आप समझते हैं, उसको बिताने के लिए काफी हाई टेम्परेचर का जरूरत होता है, तो गलनांक क्वथनांक ऊंच होता है। दूसरा बात ये समझना है, कि इसका जो ऑक्सीकरण संख्या है वो परिवर्तनशील होता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तनशील इन्हीं का होता है। मैग्नीज है ना, अकेले 5-6 को ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, मैग्नीज 25 वाला। तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या ये प्रदर्शित करते हैं।
अगला ये समझना है कि जो ये तत्व है ये यौगिक बनाते हैं, वो जटिल यौगिक बनाते हैं, वो सहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ऐसे इसका नाम है, कई नाम है। तो ये जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। आप ये भी देखेंगे जो उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक क्या है, जो भी क्रिया वेग को घटाते बढ़ाते उसको उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक में बहुत सारे तत्व, आयरन, प्लेटिनम है, कोबाल्ट है, निकेल है, ये सब जो है वो इस एरिया के बहुत सारे तत्व जो हैं ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, जो क्रिया वेग को बढ़ाने घटाने का काम करते हैं। इस तत्व को बढ़ाने वाला ही है, बढ़ाने वाला धनात्मक उत्प्रेरक करते हैं। तो ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है कि इसके जो यौगिक होते हैं रंगीन होते हैं, जो जटिल यौगिक बनता है, जो भी बता रहे थे कि ये जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं, ये डी ब्लॉक में 12th इनऑर्गेनिक में पढ़ा है कि क्यों जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं, क्यों का कारण आगे पढ़ेंगे, अभी पीरियोडिक टेबल को पढ़ रहे हैं। तो इनके यौगिक रंगीन होते हैं, जो जटिल प्रकृति के होते हैं। ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तनशील होता है, बदलते रहता है ऑक्सीकरण संख्या, एक ही तत्व का कई ऑक्सीकरण संख्या स्थायी होता है, ये सब को। और एक आपको ये समझना है कि ये अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। अनुचुंबकीय मतलब जिसमें चुंबकीय गुण आकर्षित करने का गुण, उसको अनुचुंबकीय बोलते हैं। इसमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है इन तत्वों में। और ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये आपस में मिल करके, सब तो धातु ही है, तो आपस में ये धातु मिल करके मिश्र धातु एलॉय का निर्माण करते हैं, एलॉय बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। अब पढ़े तांबा है, कॉपर टीम से मिला हुआ है, तो ऐसे करके ये मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। ये सब गुण आपको होता है, ये आपको दिखा देंगे, आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगला है, समझिए मैंने अलग से सुझा ही दिए। आगे मिल रहा है एक ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण, एक ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण, चौथा और लास्ट ब्लॉक, एक ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण। अब देखिए इसमें थोड़ा अलग समझना है आपको, पहले जैसा थ्योरी नहीं, यहाँ समझना है। चौथा है एक ब्लॉक के तत्व। अभी बता रहे थे कि एस का इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 वर्ग होता है इसमें, एक और 2। पी का कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन का है, 3 कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन का है, इसीलिए इसमें 6 वर्ग आता है। डी में 10। एक में ऐसा नहीं है, एक में 14 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है, इसका 7 कक्षक होता है ऐसे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें 14 वर्ग आएगा। हम पहले ही आपको बताएं कि ये 18 वर्ग तो पूरा हो गया, एस और पी डी मिला करके 2 वर्ग इसमें पहला दूसरा आया, इसमें 13 से 18 तक आया, और इसमें आया 3 से 12 तक, तो 18 पूरा हो गया। तो ये वर्ग अलग से नहीं है, ये तीसरा वर्ग में ही आता है, इन सबसे यही अलग है। ये बात जो एक ब्लॉक के तत्व हैं वो किसी वर्ग में अलग अलग वर्ग नहीं बटे हुए, एक ही वर्ग तीसरे वर्ग में आते हैं, और तीसरा वर्ग में स्थित नहीं है। देखिए आप एक ब्लॉक यहाँ स्थित है, ये तीसरा वर्ग से ही इसको नीचे आवर्त सारणी के नीचे 2 कॉलम में से रख दिया गया। जो पहला कॉलम है इसमें सीरियम से लेकर के ल्यूटेरियम 71 तक के 14 तत्व आते हैं, और ये सीरियम 58 जो लैंथेनियम 57 के बाद शुरू हुआ है, इसीलिए। और इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन है 4f में जाता है। कहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है? 4f में। इसीलिए इन तत्वों को 4f श्रेणी या लैंथेनाइट श्रेणी कहते हैं, क्योंकि लैंथेनियम के बाद आता है। लैंथेनियम तत्व 57 के बाद 58 से शुरू हो रहा है, तो लैंथेनियम के बाद आने के कारण इनको लैंथेनाइट्स कहते हैं। या 4f में इलेक्ट्रॉन जाता है, जितना भी इलेक्ट्रॉन जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन वो 4f में जाएगा, 4f में, इसीलिए इनको 4f श्रेणी के तत्व कहते हैं। नीचे जो 2 कॉलम हमने कहा, नीचे जो कॉलम है वो यहाँ एक्टिनियम 89, एक्टिनियम जो है 89 परमाणु संख्या, इसके बाद 90 थोरियम से शुरू होता है। जो दूसरे कॉलम का तत्व है उसमें 90 थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम 103 परमाणु संख्या वाले तत्व तक आता है, 14 तत्व। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 5f श्रेणी में भरे जाते हैं, इसीलिए दूसरे श्रेणी को 5f श्रेणी या एक्टिनियम के बाद आता है, जैसे लैंथेनियम को बताया था, वैसे एक्टिनियम के बाद आते इसे एक्टिनाइट श्रेणी भी कहते हैं। मैंने ऊपर वाला को 4f श्रेणी कहे और दूसरा नाम लैंथेनाइट श्रेणी। उसी तरह से नीचे वाले को 5f श्रेणी या एक्टिनियम के बाद आता है, इसे एक्टिनाइट श्रेणी कहते हैं। इतना भी बना
जिसमें 4f में तत्व बजाते हैं। 4f जो है आंतरिक कक्षक होता है, इसका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक गैस हमने चर्चा नहीं किया। देखिए ns में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, n-1 इंटू d में 0 से 1 होगा और n-2 में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए अच्छा समझना है इसको कि बाह्य इलेक्ट्रॉनिक गैस का मतलब क्या है। अंतिम s 6s होगा, 7s होगा, अंतिम s में 2 इलेक्ट्रॉन और n-1 है। अभी हम समझा रहे हैं ये अंतिम s है। अगर ये 6 है तो ये पहले वाला हाथ बना 5, समझ रहे हैं आप। n-1 का मतलब कि n से पहले वाला d में नहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है 0 भी, या 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 0 या 1 इलेक्ट्रॉन। और n-2 का मतलब है कि जो s रहेगा उससे 2 पहले 2 घटा देंगे। अगर ये 6 है, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ कौन होगा, तो 6 में से 2 घटाएंगे 4f में 1 से लेकर के 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये आपको भी समझना है। तो ये बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वो आंतरिक कक्षा होता है। इसका गुण क्या है, डी ब्लॉक से मिलता जुलता है। ये भी इनका भी जो घनत्व है भारी धातु है, इसीलिए इनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। ये भी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं और डी ब्लॉक की तरह जटिल यौगिक का, रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। और ये जो एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व है तो रंगीन होता भी है। एक्टिनाइड श्रेणी के जो तत्व है वो रंगीन होते ही है, रंगीन प्रकृति के होते हैं और इनका जो यौगिक बनता है वो रंगीन होता है। चलिए, तो ये सब कुछ था एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का विवरण आपको मैंने बता दिया। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक को कुछ लिखवाए हैं, डी ब्लॉक लिखना है, कहाँ से लिखना है आपको दिखा देते हैं। इसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं। ये एफ ब्लॉक का कुछ गुण बच गया था उस पेज के बाद, वही है। 2 गुण उधर था, 3 4 5 इधर है। चलिए, तो आपको ये कुछ लिख लेना है